एक फैसिनेटिंग फैक्ट यहाँ पर भी दिया गया, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। क्या है ये फैसिनेटिंग फैक्ट? व्हाई इज टर्मरिक नोन एज गोल्डन स्पाइस? आपको पता है कि टर्मरिक को गोल्डन स्पाइस बोला जाता है, तो क्यों बोला जाता है? आइए जानते हैं। टर्मरिक इज अ मेंबर ऑफ द जिंजर फैमिली। देखो मैंने बताया था ना आपको, अदरक जैसी दिखती है। तो टर्मरिक जो है वो क्या है बेटा? जिंजरी फैमिली का एक मेंबर है, विच इज ग्रोन इन इंडिया एंड अदर कंट्रीज। इसको इंडिया और अदर कंट्रीज में उगाया जाता है। A common spice in daily household, it is being researched for benefit beyond the taste and color it provided to the food. बेटा ये कि एक साधारण मसाला है जो आप लोगों के घरों में यूज होता है बहुत ज्यादा, ठीक है। इसके हेल्थ के बेनिफिट तो है ही है, साथ ही ये क्या करता है, ये एक अच्छा कलर भी प्रोवाइड कराता है हमारे खाने को। In the Ayurvedic system of medicine, turmeric is considered to have numerous health benefits. बेटा हमारे अगर आयुर्वेदिक के अंदर हम लोग देखें ना, तो टर्मरिक को माना जाता है कि इसके अंदर बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं एंड इज कॉमनली यूज्ड इन सेवरल ट्रेडिशनल होम रेमेडीज। और इसको साधारण तरह से बहुत सारे घरेलू उपचार में क्या किया जाता है बेटा, यूज किया जाता है। देखो जनरली क्या होता है, जब ज्यादा कभी आपने देखा होगा मम्मी पापा होते हैं, ठीक है, किसी की तबीयत खराब हो जाती है, चोट लग जाती है, तो बोला जाता है हल्दी वाला दूध पी लो, है ना। या छोटे लड़कियों को पता होगा जब उनके कान वगैरह छिदवाए जाते हैं, है ना, तो बोला जाता है कि हल्दी और तेल का पेस्ट लगा लो। तो हल्दी जो है बेटा एक मसाले के साथ साथ बहुत सारी क्या करती है, बहुत सारी हेल्थ बेनिफिट्स प्रोवाइड करने की जो एबिलिटी है वो हल्दी अपने साथ रखती है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है बेटा, गोल्डन स्पाइस। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। Ashwin created a greeting card to pay gratitude to his teacher on the day of Guru Purnima. अब अश्विन ने क्या किया, अश्विन ने एक ग्रीटिंग कार्ड बनाया। जैसे आप सभी बच्चे न्यू ईयर हुआ, टीचर्स डे हुआ, अपने टीचर्स के लिए ग्रीटिंग कार्ड बनाते होंगे, इसी तरीके से अश्विन ने भी बनाया गुरु पूर्णिमा के रिगार्डिंग। He applied turmeric paste on white paper and dry it. उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक पेपर लिया और उसके ऊपर हल्दी का पेस्ट लगा दिया और उसके बाद उसको सुखा दिया। He wrote his wishes in the teacher's mother tongue, Odia language, on the dried paper using one of the solutions tested in table 2.4. उसने क्या किया बेटा, जो उनकी मदर टंग है, जो उड़िया लैंग्वेज है ना, उड़ीसा की, उस लैंग्वेज में उसने अपनी विशेष लिख दी है। आप देख रहे होंगे कि आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या लिखा है, ठीक है। उसके नीचे इंग्लिश में है, मैं भी बताऊंगी आपको। तो उसने क्या किया, उसकी मदर टंग में वो लैंग्वेज जो है उन्हें विशेष अपनी लिखी और उस पेपर पे किससे उन कोई एक वो वाला सॉल्यूशन उसने लिया जो टेबल 2.4 में हम लोगों ने टेस्ट किए थे, ठीक है। Which solution can be used to write the message? क्या लगता है कौन सा सॉल्यूशन यूज किया गया होगा मैसेज को लिखने के लिए? His teacher applauded his creative use of these concept. बेटा उसके जो टीचर थे उसने क्या किया, उसने बहुत ज्यादा इस क्रिएटिव जो उसने कॉन्सेप्ट यूज किया इसकी बहुत ज्यादा अपलॉड किया। अपलॉडेड होता है बेटा सराहना, प्रशंसा। अपलॉडेड होता है जब आप लोग कोई अच्छा काम करते हो ना, तो आपके टीचर्स, आपके मदर फादर आपको अपलॉड करते हैं, आपको सराहते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, ठीक है। अब जरा इधर देखो क्या है ये। I respect my teacher as she nurtured curiosity within me and bestowed upon me the gift of learning. I bow my head in gratitude to her. क्या कह रहा है? कह रहा है कि मैं अपने गुरु का सम्मान करता हूँ, ठीक है। उन्होंने जो मेरे अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ाई है, ठीक है, और उन्होंने मुझे जो सीखने का वरदान दिया है, उनके आगे मैं क्या करता हूँ, अपना सर झुकाता हूँ। आई बो माई हेड यानी कि अपना सर झुकाता हूँ और मैं उनको क्या करता हूँ बेटा, उनको प्रणाम करता हूँ। इज इट ओके? आगे देखते हैं। Are these any substances whose odors change on adding acidic or basic substances? कह रहा है कि क्या ऐसे भी कोई पदार्थ है जिनकी स्मेल, ऑडियोर होता है बेटा स्मेल, जिनकी जो स्मेल है वो चेंज हो जाती है अगर उसमें कोई एसिड या बेस डाला जाए? There are some substances whose odor changes in an acidic or basic medium. बेटा हमारे पास कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी जो ऑडियोर है, जिनकी जो गंध है, जब आप उन्हें एसिड और बेस मीडियम के अंदर डालते हो तो वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। These are called olfactory indicators. उनको क्या कहा जाता है, उनको olfactory indicators कहा जाता है और हिंदी में अगर मैं बोलूं तो उनको घ्राण सूचक कहा जाता है। घ्राण सूचक, ठीक है।
लेट अस एक्सप्लोर मोर, चलिए और ज्यादा जानते हैं। एक्टिविटी 2.6 लेट अस इन्वेस्टिगेट। 2.6 में फिर से हम लोग क्या करने वाले हैं, फिर से हम लोग कुछ जांचने वाले हैं, इन्वेस्टिगेट करने वाले हैं। टेक सम फाइनली चॉप्ड अनियन इन अ कंटेनर अलोंग विद सम स्ट्रिप्स ऑफ क्लीन कॉटन क्लॉथ और फिल्टर पेपर। क्या करना बेटा, आपको एक बर्तन में आपको बारीक कटी हुई कुछ प्याज लेनी है, ठीक है, और उसी के साथ उसी बर्तन में आपको कुछ स्ट्रिप्स डाल देनी है, या तो फिल्टर पेपर की डाल दीजिए या फिर साफ कॉटन के कपड़े की कुछ स्ट्रिप्स काट कर उनको उसके अंदर डाल देना। टाइटली क्लोज द कंटेनर एंड लीव इट ओवरनाइट। अब उस बर्तन के ढक्कन को अच्छे से लगाकर उसको पूरी रात आपको रख देना है ऐसे। टेक 2 ऑफ द कॉटन क्लॉथ और फिल्टर पेपर स्ट्रिप्स फ्रॉम द कंटेनर एंड चेक देयर ऑडियो। अब क्या करना है, उसमें से दो जो भी आपने डाला है कॉटन का कपड़ा या फिल्टर पेपर की जो स्ट्रिप्स है उसमें से कोई दो स्ट्रिप्स निकालकर अब आपको उनकी ऑडियो चेक करनी, उनकी स्मेल चेक करनी। Keep them on a clean surface and put a few drop of tamarind water on one strip and a few drop of baking soda solution on the other. अब क्या करना है बेटा आपको, अब आपको उन दोनों जो स्ट्रिप्स आपने निकाली है उनको एक साफ सरफेस पे रख देना है। एक स्ट्रिप के ऊपर आपको इमली के पानी की कुछ बूंद डालनी है और दूसरे वाले स्ट्रिप पे आपको बेकिंग सोडा की कुछ ड्रॉप्स डालनी है, बेकिंग सोडा सोल्यूशन बना के, ठीक है, पानी में घोल के उसको, और उसकी फिर कुछ ड्रॉप्स आपको डालनी है। अलाउ द ड्रॉप्स टू स्प्रेड ऑन द स्ट्रिप्स। थोड़ी देर वेट करना है, जैसे आप कागज के ऊपर, जब आप किसी भी कागज की स्ट्रिप्स के ऊपर कोई ड्रॉप या कुछ भी डालते हो ना, है ना, गीली के ऊपर, तो वो धीरे धीरे इस तरीके से फैलती है, धीरे धीरे फैलती है, पहले यहाँ तक फैलेगी, यहाँ तक फैलेगी, तो थोड़ा उसको टाइम देना कि वो अच्छे से स्प्रेड हो जाए, फैल जाए। चेक द ऑडियो अगेन। अब फिर से आपको उसकी गंध को चेक करना। Do you notice any change in the odor of the onion strips before and after putting tamarind water or baking soda solution on them? क्या आपने कोई चेंज नोटिस किया जब आप अनियन स्ट्रिप को देख रहे थे, पहले जब आपने उसके ऊपर कोई सोल्यूशन नहीं डाला था तब, और जब आप उसके ऊपर टैमरिंड और बेकिंग सोल्यूशन डालते हो उसके बाद, क्या उन दोनों में कोई चेंजेस आए? नोट योर ऑब्जर्वेशन। अपनी ऑब्जर्वेशन को आपको लिखना है। And similarly test the change in the odor with other acidic or basic substances and record your observation. और इसी तरीके से आपको दूसरे कोई भी जो एसिड और सॉल्यूशन, बेस सॉल्यूशन, अब आपको पता है कौन कौन से हैं, तो आपको उनके साथ भी यही टेस्ट करना है और अपनी ऑब्जर्वेशन को आपको रिकॉर्ड करना है। तो चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। नोआ साइंटिस्ट, वैज्ञानिक से हमारा फिर से एक परिचय है, वैज्ञानिक के बारे में जानना है। देखते हैं कौन से वैज्ञानिक है इस बार। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे, पीसी रे, इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन केमिस्ट्री। बेटा आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे हैं जिनको पीसी रे भी बोला जाता है, और इनको जो आधुनिक भारतीय रासायनिक जो विज्ञान है उसमें इनको उनके जनक के रूप में इनको जाना जाता है, ठीक है, या पिता के रूप में उनको जाना जाता है। He earned a doctorate in chemistry from the United Kingdom and returned to India. इन्होंने बेटा अपनी जो डॉक्टरेट की डिग्री थी उन्होंने यूके से हासिल की और उसके बाद ये वापस भारत लौट आए। He contributed toward advancing scientific research in India. बेटा साइंटिफिक जो रिसर्च थी उनको कैसे एडवांस करना है, इसमें इन्होंने अपना योगदान दिया। He also established India's first pharmaceutical company, a company in the field of medicine in 1901. 1901 में इन्होंने क्या किया, इन्होंने इंडिया की पहली फार्मास्यूटिकल कंपनी स्टैब्लिश की थी, ठीक है। फार्मास्यूटिकल कंपनी क्या होती है बच्चे, वो कंपनी जिसके अंदर जो है दवाइयों का निर्माण होता है, ठीक है। He was a person rooted in Indian culture and knowledge tradition. ये ऐसे व्यक्ति थे जिनको भारत की कल्चर, संस्कृति और परंपराओं की बहुत अच्छी नॉलेज थी, उससे रूटेड थे। जड़ मतलब आप बोलते हो ना कि जैसे भारत के लोग हैं हम, तो हम भारत के बिल्कुल अच्छे से उसकी जो आप ऐसे समझ सकते हो कि जड़ों से जुड़े हुए हो, है ना, बाय अर्थ आप जुड़े हुए हो, रूटेड हो। तो इस तरीके से इनको भी बहुत अच्छा क्या था, उनकी भारतीय कल्चर और ट्रेडिशन की बहुत अच्छी नॉलेज थी और बहुत अच्छे उनसे जुड़े हुए थे। Through his writing on the history of the chemistry in India, he highlighted the achievement and expertise of ancient Indian scientists to the modern world. अपने आप को अच्छी केमिस्ट्री की नॉलेज होने के साथ साथ इन्होंने ये भी लिखा था, इन्होंने अपने हिस्ट्री में ये भी हाईलाइट किया था कि क्या क्या मॉडर्न वर्ल्ड के रिगार्डिंग क्या क्या अचीवमेंट उन्होंने लिए और क्या क्या उन्होंने एक्सपर्टाइज किया है, ठीक है, किस किस चीज में वो एक्सपर्ट थे। Ray, a social reformer, also advocated the use of mother tongue as a medium of instruction in educational institution.
बेटा रे ने ही, ये जो आप ऐसे बोल सकते हैं ये समाज सुधारक थे, ठीक है। इन्होंने ही किस चीज पर काम किया था कि जो इंस्टीट्यूट होते हैं जहां पर हम लोग पढ़ाई करते हैं ना, वहां हम अपनी मदर टंग को भी एज अ मीडियम पढ़ सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब सभी को कंपलसरी, अब कोई मान लो अगर आप इंग्लिश में, किसी को इंग्लिश नहीं आ रही है लेकिन नहीं कंपलसरी है इंग्लिश पढ़ना, नहीं, ठीक है। तो आप अपनी मदर टंग में भी क्या कर सकते हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में इंस्ट्रक्शंस ले सकते हो। इसके ऊपर भी इन्होंने ही जोर डाला था। इज इट ओके? आगे 2.2 व्हाट हैपेंस व्हेन एसिडिक सब्सटेंसेस मिक्स विद बेसिक सब्सटेंसेस। अब बोल रहे हैं कि क्या होगा जब आप एसिड सब्सटेंस को बेस सब्सटेंस के अंदर डालते हो, तो क्या उससे कोई इफेक्ट पड़ेगा या क्या होगा? आइए उसके बारे में हम लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स। कुछ एक्सपेरिमेंट्स की मदद से जांचते हैं। तो एक्टिविटी 2.7, चलिए कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं। Take 1 drop of lemon juice in a test tube and add around 20 drops of water to it. Observe the color. आपको क्या करना है, आपको एक टेस्ट ट्यूब के अंदर बेटा 1 ड्रॉप लेमन जूस डालना है, ठीक है, और लगभग 20 ड्रॉप्स आपको पानी की डालनी है और फिर उसके कलर को ऑब्जर्व करना है। Add a drop of blue litmus solution to it. अब उसी के अंदर आपको क्या कर देना बेटा, 1 ड्रॉप डाल देनी किसकी, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन की, ठीक है। डू यू ऑब्जर्व एनी कलर चेंज? फिगर 2.10a, क्या देखो जरा यहाँ पे, ये देखो द कलर ऑफ द सोल्यूशन ऑन एडिंग ब्लू लिटमस सॉल्यूशन। जब आपने ब्लू लिटमस सॉल्यूशन डाला तो देखो कलर कैसा चेंज हो गया। आप सभी को पता है नींबू का कलर कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है नींबू का, और पानी का भी, है ना, नींबू के रस का भी और पानी का भी। तो यहाँ तो आपको ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन मिलना था, लेकिन जैसे ही आपने ब्लू लिटमस सॉल्यूशन उसके अंदर डाला तो देखो कलर कैसा हो गया आपका, बिल्कुल रेड, ठीक है। Slowly add drops of lime water to this test tube with the help of a dropper and swirl it well. अब धीरे धीरे इसके अंदर कुछ लाइम वाटर यहाँ पर फिर से बता रही हूँ मैं आपको, नींबू का पानी नहीं है ये, आपको मैंने बताया था चूना वाटर जिसको आप बोलते हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, स्लोली लाइम वाटर की कुछ ड्रॉप्स ऐड कर देनी है और उसके बाद उसको ड्रॉपर की मदद से अच्छे से हिला लेना, ठीक है, मिक्स कर लेना। What do you observe? Is there any change in the color of the solution? अब आपने क्या देखा, क्या आपके कलर के अंदर, सॉल्यूशन के कलर के अंदर कोई चेंजेस मिले? A stage comes when the color of the solution change from red to blue. एक ऐसी स्टेज आएगी जहां पे आपका सॉल्यूशन बेटा लाल से नीला हो जाएगा। Again, add 1 drop of lemon juice to the above solution. अब फिर से आपको क्या कर देना है, आपको 1 ड्रॉप लेमन जूस डाल देनी है वापस ऊपर वाले सॉल्यूशन में, ठीक है। कैन यू प्रेडिक्ट व्हाई देयर इज अ चेंज इन कलर? क्या आप अनुमान लगा सकते हो कि ये जो कलर के अंदर चेंजेस है ये क्यों आए हैं? देखो जरा फिगर 2.10 में जो कलर है सॉल्यूशन का, जब आपने लाइम वाटर ऐड किया, ठीक है, जब आप लाइम वाटर ऐड कर रहे हो तो वो ब्लू होता जा रहा है, ठीक है, और जब आप लेमन वाटर ऐड कर रहे हो तो वो कैसा हो जा रहा है, लेमन जूस ऐड कर रहे हो तो वो आपका रेड होता जा रहा है। तो इनिशियली व्हेन अ ड्रॉप ऑफ ब्लू लिटमस सॉल्यूशन इज एडेड टू द लेमन जूस सॉल्यूशन, द कलर ऑफ द सॉल्यूशन टर्न्स रेड। सबसे पहले जब हम लोगों ने ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को ऐड किया था, ठीक है, नींबू के रस में, तो हमारा जो सॉल्यूशन था उसका कलर कैसा हो गया था बेटा, लाल कलर का। यहाँ तक सभी को समझ आ रहा है? When lime water is added to this tube, the color of the solution eventually changes from red to blue. लेकिन हमने जैसे ही उसके अंदर लाइम वाटर डाला, चूने का पानी डाला, तब क्या हुआ, तब हमारा सॉल्यूशन लाल से नीला बन गया। ये हमें शो करता है कि सॉल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब इज नो लॉन्गर एसिडिक। ऐसा नहीं है कि अगर आपने किसी भी टेस्ट ट्यूब के अंदर कोई सॉल्यूशन लिया है तो वो लंबे समय तक हमेशा एसिडिक ही रहेगा, नहीं रहा ना, ऐसे एसिडिक लंबे समय तक एसिडिक नहीं रहा ना। लाइम वाटर के डालते के साथ ही क्या हुआ, जैसे आपने उसमें लाइम वाटर डाला तो उसने एसिड के इफेक्ट को क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? When the solution of an acid is mixed with a solution of base in sufficient quantity, we find that the resulting solution is neither acidic nor basic. बेटा जब भी हम लोग किसी सॉल्यूशन के अंदर सेम मात्रा में एसिड और सेम मात्रा में बेस मिला देते हैं, उसके बाद जो हमारा रिजल्टिंग सॉल्यूशन होता है, ना ही वो आपका एसिडिक होता है और ना ही वो आपका बेस होता है।
इस तरीके के रिएक्शंस को बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, हिंदी वाले बच्चों को बता देती हूँ, इस तरीके के रिएक्शंस को बोला जाता है उदासीनीकरण। उदासीनीकरण और अभिक्रिया तो आप लोगों को पता ही है। ठीक है, in a neutralization reaction salt and water are formed with the evolution that is release of heat। बेटा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर आपका सॉल्ट और वाटर बनता है। जब भी आप एसिड और बेस को मिलाते हो तो आपको क्या मिलेगा, आपको सॉल्ट मिलेगा कोई, ठीक है, और फिर वाटर मिलेगा और साथ ही साथ हीट रिलीज होगी उस पर्टिकुलर रिएक्शन में। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर प्लस हीट। इज इट ओके स्टूडेंट्स? ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। There are many examples in everyday life where you can observe the use of neutralization processes. Let us find out. बेटा बहुत तरीके के एग्जाम्पल है आपकी दैनिक दिनचर्या में। ठीक है, हर रोज आप ना कई तरीके के आप एग्जाम्पल्स देख सकते हो जहाँ पे आप न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस को होते हुए देखते हो। तो चलिए हम लोग कुछ फाइंड आउट करते हैं कौन कौन सी है, ठीक है, जिनके बारे में हमें पता होगा। 2.3 न्यूट्रलाइजेशन इन डेली लाइफ। तो चलिए हम अपने दैनिक जीवन के अंदर कौन कौन सी न्यूट्रलाइजेशन की प्रक्रिया है, उदासीनीकरण प्रक्रिया है, उसके बारे में देखते हैं। सिचुएशन 1, सबसे पहले सिचुएशन 1 के बारे में बात करेंगे। पहली स्थिति क्या है? कीर्ति was observing a butterfly in the garden with her hand resting on a tree trunk। क्या कर रही थी? देखो जरा ध्यान से, ये कीर्ति है जो क्या कर रही है, एक बटरफ्लाई को ऑब्जर्व कर रही है, देख रही है, लेकिन इसने क्या किया, अपने हाथ को क्या रखा है, पेड़ की ट्रंक के ऊपर सटा रखा है। Suddenly a red ant bit her, leaving her skin red with stinging pain. Her brother helped her by applying moist baking soda to the affected area, which relieved the pain. अचानक से क्या होता है बेटा, अचानक से एक लाल चींटी उसके हाथ पर काट लेती है, जिससे उसकी स्किन लाल पड़ जाती है और उसके हाथ में एक, आप ऐसे बोल सकते हो, सुई जैसा दर्द होने लगता है। ठीक है, अब उसका जो भाई है वो है, उसकी मदद करता है। कैसे करता है? वो अप्लाई करता है बेकिंग सोडा को। ठीक है, गीला जो होता है ना, बेकिंग सोडा का एक पेस्ट बना के उसके हाथ पर अफेक्टेड एरिया के ऊपर लगा देता है, जिससे उसको क्या मिलता है बेटा, उसको दर्द में आराम मिलता है। What do you think might be the reason for this? आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? When an ant bites, it injects an acidic liquid, formic acid into the skin। बेटा यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आ गई है आपकी, जब भी आपको कोई चींटी काटती है तो वो आपकी स्किन में एक एसिडिक लिक्विड रिलीज कर देती है या इंजेक्ट कर देती है, जो होता है आपका बेटा फॉर्मिक एसिड। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा आपका आगे, आपसे पूछेगा कि आंट के स्टिंग में कौन सा एसिड पाया जाता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए फॉर्मिक एसिड, जिसकी वजह से आपको हाथ में जलन होती है, आपका हाथ लाल पड़ जाता है। ठीक है, The effect of the acid can be neutralized by rubbing moist baking soda with a base। अब मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि मैं इधर लिख देती हूँ, ये देखो, मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके ऊपर कोई एसिड है और अगर मैं उसके ऊपर बेस मिला दूं, ठीक है, तो वो क्या कर देगा, एक तो आपका न्यूट्रलाइज कर देगा ना आपकी रिएक्शन को, यानी जो भी एसिड के द्वारा होने वाले जो भी चेंजेस हो रहे थे या जो भी रिएक्शंस हो रही थी, जैसे आप बेस उसमें ऐड कर दोगे तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। इसी तरीके से जो भी बेस रिएक्शन करेगा या जो भी बेस चेंजेस लेकर आएगा, अगर आप उसमें एसिड मिला दोगे तो वो भी उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। तो सिमिलरली यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे ही उसकी स्किन के अंदर फॉर्मिक एसिड आया, ठीक है, उसके भाई ने क्या किया, बेकिंग सोडा उसके ऊपर रब कर दिया, तो एसिड हो गया प्लस ये बेस हो गया, जिसकी वजह से रिएक्शन क्या हो गई बेटा आपकी, न्यूट्रलाइज। इज इट ओके? तो व्हाट रेमेडीज डू पीपल यूज टू ant bites इन योर रीजन? तो आप बताइए कि आपके क्षेत्र में जब किसी को चींटी काट लेती है तो आप वहां पर क्या क्या उपाय किए जाते हैं उससे बचने के लिए। ठीक है, अब आते हैं सिचुएशन 2 पे। सिचुएशन 2 देखते हैं। ऑन द फार्मर्स पोर्टल, an online platform from the Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare। बेटा कृषि पोर्टल है, ठीक है, एक मतलब पोर्टल क्या होता है, जैसे कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है, ठीक है, जहाँ पे एग्रीकल्चर और फार्मर्स की जो अच्छी अच्छी चीजें उनके बारे में बात बताया जाता है कि किस तरीके से खेती करनी है। ठीक है, तो ये एक ऑनलाइन पोर्टल होता है, प्लेटफॉर्म होता है।
अक्वायरी फ्रॉम अ फार्मर स्टेट्स, ठीक है। अब क्या हुआ, किसी एक उस पर किसी एक फार्मर ने एक क्वेश्चन पूछा, क्या पूछा कि माय प्लांट्स आर नॉट ग्रोइंग वेल लेटली, कह रहा है कि मेरे पौधे जो है बहुत टाइम से क्या है अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहे। After a detailed discussion, it was found that the excessive use of chemical fertilizers, substances added to soil to help plant grow better, made the soil acidic. बहुत देर की डिस्कशन के बाद ये पता चला कि जो फार्मर था वो बहुत ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर का यूज कर रहा था, ठीक है। केमिकल फर्टिलाइजर क्या होता है, जो हमारी प्लांट जो मिट्टी को अच्छा करने के लिए या फिर आपके प्लांट को अच्छे से ग्रो करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, फर्टिलाइजर्स। अब आपको पता है कि वो केमिकल भी होते हैं और नेचुरल भी होते हैं, है ना। तो केमिकल फर्टिलाइजर्स का भी यूज करते हैं जनरली फार्मर्स। तो ज्यादा यूज होने की वजह से, एक्सेसिव का मतलब है ज्यादा यूज होने की वजह से उनकी जो सॉइल है, जो मिट्टी है, वो क्या बन गई है बेटा, वो एसिडिक हो गई है, ठीक है, एसिडिक हो गई है। What remedies might be provided to him? अब हमें उनको क्या बताना चाहिए, क्या हम उनको सुझाव दे सकते हैं कि भाई उनकी मिट्टी जो है वो एसिडिक हो गई, तो अब हम उनको क्या उपाय बताएं। When the soil is too acidic, the plants do not grow well. अगर मिट्टी ज्यादा अम्लीय हो जाती है, ज्यादा एसिडिक हो जाती है, तो हमारा प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं करेगा। It can be treated with lime, which is a base. इसको किसके साथ ट्रीट किया जाएगा बेटा, चूने के साथ, ठीक है। अगर आप कहीं कहीं पर अपनी मिट्टी में चूना छिड़क दोगे तो वो क्या है, चूना बेस है, मिट्टी एसिड है, दोनों मिलेंगे और आपके रिएक्शंस को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। समझ आ रही मेरी बात, सॉरी। तो देखो जरा यहाँ पे फार्मर को ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने क्या लिया, चूना पत्थर, चूना लिया है और चूने को क्या कर रहे हैं, सारे में ऐसे छिड़क रहे हैं, ठीक है। इफ द सॉइल इज बेसिक, अगर सॉइल जो है आपकी वो बेसिक होती तो क्या करते, अभी तो एसिडिक है। ऑर्गेनिक मैटर लाइक मैन्योर एंड कंपोस्टेड लीव्स आर एडेड टू इट। फिर हम लोग क्या करते बेटा, हम लोग उसके अंदर जो आपके खाद होती है ना, या फिर जो हम लोग घर में भी बनाते हैं, जैसे सूखी पत्तियां वगैरह होती है ना, हम लोग क्या करते हैं, वो उस मिट्टी में ऐड करते हैं। ऑर्गेनिक मैटर रिलीजेस एसिड्स दैट न्यूट्रलाइज द बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल। अब वो जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, ठीक है, जो कार्बनिक पदार्थ होगा, वो क्या करेगा, वो एसिड रिलीज करेगा, जिसकी वजह से मिट्टी की बेसिसिटी क्या होगी, खत्म हो जाएगी या न्यूट्रलाइज हो जाएगी। इज इट ओके? तो सभी को समझ आ रही होगी मेरी बातें, मैं क्या बता रही हूँ कि अगर सॉइल एसिडिक है तो हम क्या कर रहे हैं, उसमें लाइम ऐड कर दे रहे हैं, चूना ऐड कर दे रहे हैं, और हमारी सॉइल में ज्यादा बेसिक है या बेसिसिटी है तो हम उसके अंदर क्या ऐड कर दे रहे हैं बेटा, हम उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर, जैसे कि आपका मैन्योर, खाद, या फिर ड्राइड लीव्स, ये ऐड कर दे रहे हैं। तो होप सो यहाँ तक सभी को समझ आया होगा, ठीक है। Sometimes the soil may be neutral, but the plants growing in it may still show poor health. कभी-कभी ऐसा भी होगा बेटा कि जो सॉइल है आपकी वो तो न्यूट्रल है, वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी प्लांट आपका अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा है, प्लांट जो है उसकी बेकार हेल्थ दिख रही है, मतलब अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, which can be due to the deficiency of nutrients in the soil. ये किसकी वजह से हो सकता है बेटा, जैसे हम लोगों को ग्रो करने के लिए प्रॉपर तरीके के न्यूट्रिशंस चाहिए होते हैं ना, न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, इसी तरीके से प्लांट्स सॉइल को भी चाहिए होता है। तो हो सकता है कि सॉइल के अंदर कुछ न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होगी, कमी होगी, उसके कारण भी आपका प्लांट जो है वो अच्छे से ग्रो नहीं करता है। इज इट ओके? आगे बढ़ते हैं, सिचुएशन 3 पर आते हैं। अश्विन्स फ्रेंड गुरबीर स्टेज नियर एन इंडस्ट्रियल एरिया। अब अश्विन का एक फ्रेंड है जो कहाँ रहता है बेटा, जो औद्योगिक क्षेत्र में रहता है, इंडस्ट्रियल एरिया जहां पर फैक्ट्रीज वगैरह होती है ना, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क ये सब चलता रहता है, वहां रहता है। He shared with him that the fish population in his neighborhood lake was declining day by day. उसने बताया अश्विन को कि जो उसके पड़ोस में झील है, उसमें जो मछलियां हैं, उनकी जो संख्या है वो दिन प्रतिदिन क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। What do you think might be the cause for this? आपको क्या लगता है इसके पीछे का कारण क्या होगा? It may be due to factory waste being released into the lake. हो सकता है कि जो फैक्ट्रियां हैं, जो कारखाने हैं, उनमें से कुछ वेस्ट जो है वो डायरेक्टली लेक के अंदर छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से वो मछलियां मर रही हैं। If the factory waste is acidic in nature, what could be done to save the fish in the lake? अब अगर जो फैक्ट्री का वेस्ट है, मान लो कि वो एसिडिक नेचर का है, तो हम क्या कर सकते हैं मछलियों को बचाने के लिए? आपको लगेगा कि मैम उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, है ना, बेस मिला के, ठीक है। तो क्या बेस हम लोग मिलाएंगे?
तो द फैक्ट्री वेस्ट कैन बी न्यूट्रलाइजिंग बाय एडिंग बेसिस सब्सटेंस बिफोर रिलीजिंग इनटू द लेक। क्या करना है कि जब भी हम जिस भी प्रकार का एसिड हम लोग हमारी फैक्ट्री के हमें पता है कि क्या हम रिलीज कर रहे हैं, है ना, तो जब उसको आप लेक के अंदर वेस्ट को फेंक रहे हो, ठीक है, डंप कर रहे हो, उससे पहले उस एसिड को हमें क्या कर देना चाहिए, न्यूट्रलाइज कर देना चाहिए कुछ बेस मिलाकर, जिसकी वजह से जो आपकी लेक है उसके अंदर कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए लेट अस रैप अप। तो चलिए इन सबको समेट कर अब देखते हैं कि हमने क्या निष्कर्ष निकाला एक्चुअल में। Now you explain why the words "Welcome to the wonderful world of science" appeared on Ashwin and Kirti's paper sheet when the liquid was sprayed on them? तो अब आप लोगों को समझ आ गया होगा और आप लोग आराम से बता भी सकते हो कि जब अश्विन और कीर्ति ने एंटर किया था कहाँ पे, वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस में, तो उनको एक पेपर शीट दी गई थी जिसपे एक लिक्विड स्प्रे किया था और उन लोगों को ये वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस दिखाई दिया था, है ना, एक प्लेन पेपर पे। तो ऐसा क्यों हुआ था अब आप लोग अच्छे से समझ गए हो। Do you think that one possibility could be using a turmeric solution for the spraying liquid and a soap solution for writing on the paper? क्या आपको लगता है कि क्या कोई ऐसी संभावना भी है कि आप छिड़काव के लिए हल्दी या कागज के लिए साबुन का उपयोग कहीं ना कहीं किया होगा, है ना। आप समझ आ रहा है ना आप लोगों को कि जो भी उन्होंने व्हाइट पेपर लिया था, ठीक है, उस पर या तो उन्होंने, आप बोल सकते हो कि किसी एसिड से पहले लिख दिया होगा, जैसे उस पर हल्दी का स्प्रे मारा होगा तो वो रेड कलर का उभर कर आ गया होगा, है ना, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो हल्दी का पेपर है हल्दी से लिखा हुआ होगा और जैसे हमने उस पे सोप सॉल्यूशन मारा होगा तो वो फिर रेड कलर का निकल के आ गया होगा। तो दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, तो होप सो यहाँ तक सभी बच्चों को समझ आया होगा, चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो चलिए इन अ नटशेल देख लेते हैं, थोड़ा संक्षेप में पढ़ लेते हैं क्या क्या चीजें हम लोगों ने अभी हम पढ़कर आए हैं। Substances around us may be classified as acidic, basic and neutral in nature. हमने हमारे आसपास के सब्सटेंसेस देखे हैं, पदार्थ देखे हैं, उनको हम क्लासिफाई करते हैं बेटा एसिड, बेस और न्यूट्रल। ठीक है, फिर हमने पढ़ा एक्सट्रैक्शन ऑफ लाइकन, रेड रोज, रेड हिबिस्कस, पर्पल कैबेज, टर्मरिक एक्सेट्रा कैन बी यूज्ड टू इंडिकेट द नेचर ऑफ सब्सटेंसेस। हमने पढ़ा बेटा कि सब्सटेंस के नेचर को बताने के लिए हम लोग क्या यूज कर रहे थे, हम लोग एक्सट्रैक्ट ले रहे थे। ठीक है, किस किस के, जो आपके लाल गुलाब हम लोग ले रहे थे, लाइकन ले रहे थे, हिबिस्कस ले रहे थे, पर्पल कैबेज, टर्मरिक, इन सबका यूज हम सूचक के रूप में कर रहे थे। ठीक है, substances that show different color in acidic and basic solution are called acid base indicator। वो सब्सटेंस जो अलग अलग कलर शो करता है एसिड और बेस में, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है बेटा एसिड बेस इंडिकेटर्स। एसिड जो है आपके ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है, क्यों, क्योंकि एसिड जो है वो खतरनाक होता है और डेंजर साइन शो करता है, तो डेंजर जो आपका रेड होता है। तो मैंने आपको एक सिंपल ट्रिक बताई थी कि एसिड ब्लू को रेड में चेंज कर देगा और इसका उल्टा आप कर देंगे तो बेस जो है आपका वो रेड को ब्लू में चेंज कर देगा। ठीक है, एक्सट्रैक्ट ऑफ रेड रोज गिव रेड कलर इन एसिडिक सॉल्यूशन एंड ग्रीन कलर इन बेसिक सॉल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि जो रेड रोज का एक्सट्रैक्ट है लाल कलर देता है एसिडिक सॉल्यूशन में और हरा कलर देता है बेसिक सॉल्यूशन में। The yellow color of turmeric turned red in basic solution and remain unchanged in acidic and neutral solution। इसी तरीके से हल्दी का जो येलो कलर है अगर आप उसमें बेसिक डालते हो, ठीक है, बेसिक सॉल्यूशन डालोगे तो वो रेड हो जाएगा, लेकिन अगर आप उसमें एसिड या न्यूट्रल कोई चीज डालते हो तो वो बेटा चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज रहेगा। An acid and a base neutralize each other forming salt and water along with the evolution of heat। अभी मैंने बताया था क्वेश्चन आएगा व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो आप क्या बताओगे, जब आप एसिड और बेस को एक दूसरे के साथ रिएक्ट कराते हो तो वो दोनों क्या कर देते हैं, वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और क्या बनाते हैं, सॉल्ट वाटर विथ एवोल्यूशन ऑफ हीट। ठीक है, उसी को क्या कहा जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट है सॉरी Many day-to-day problems like a red ant bite, acidic or basic nature of soil and industrial waste can be attempted to be managed by the process of neutralization। अब मैंने आपको बताया कि दैनिक रूप से होने वाली जो समस्याएं हैं जैसे कि चींटी का काटना, किसी बीज का काट लेना या फिर सॉइल का नेचर या इंडस्ट्रीज का वेस्ट, इन सबको हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं आराम से। ठीक है, तो यहाँ हमारा जो चैप्टर है बेटा वो खत्म होता है। आशा करती हूँ कि आप सभी को चैप्टर मजेदार लगा होगा, सारे जो पॉइंट्स थे और जो डाउट है वो आप लोगों के क्लियर हुए होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।
जिस भी बच्चे को अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, वीडियोस को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। और अगर किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।